Good afternoon, everyone. Today we are going to start our last unit, that is property of matter. Property of matter. प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? विशेषता होता है। तो हम लोग मैटर की विशेषता के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भी हम लोग को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक मैं बेसिक अगर ओवरव्यू दे दूँ आपको सिलेबस का, तो हम लोग को इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है, प्रेशर के बारे में पढ़ना है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ना है, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है और हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी से। सबसे पहले हम लोग इलास्टिसिटी की कहानी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, इट्स शेप एंड साइज चेंजेज। दिस चेंज इन शेप और साइज ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन and the applied force is called deforming force. Deformation is directly proportional to deforming force. Second point is the force which is responsible for the change in shape and size of the body is called deforming force. Third point is the resulting force which opposes the deformation is known as restoring force, and restoring force is equal to applied force or deforming force. तो इलास्टिसिटी को हम लोग देख लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है? अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि रिजिड बॉडी होता है एक, और एक क्या होता है? डिफॉर्मेबल बॉडी। ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। यहाँ भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, आप बस सुन लो। रिजिड बॉडी क्या होता है? अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, गौर से सुनना, अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और उसका शेप एंड साइज चेंज ना हो, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। याद हो गया? अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज ना हो, तो वैसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और उसमें उसके शेप एंड साइज में चेंज आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और उसका शेप एंड साइज चेंज ना हो, तो वो कहलाएगा रिजिड बॉडी। अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाए, तो हम लोग कहेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। अभी तक जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने रिजिड बॉडी को पढ़ा था। इस चैप्टर में हमारा फोकस क्या होगा? डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या होगा? डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब वैसा बॉडी जिस पे कि अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंज आ जाए। याद रखना ये चीज़। अब यहाँ पे हम लोग एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा कैसा बॉडी है? तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? डिफॉर्मेबल बॉडी की। डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। इस पे हमने क्या किया? एक फोर्स लगाया। डिफॉर्मेबल बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। यही मैंने आपको ना बताया है, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स होता है जो इसके शेप एंड साइज को चेंज कर दे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, पहला पॉइंट। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिपीट करते हुए चल रहा हूँ। ये हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी था। इस पे जो फोर्स लगाएंगे जिसके वजह से इस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट, जितना ज़्यादा इसके बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज हुआ उतना को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। जितना इस डिफॉर्मेबल बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। तो अभी तक मैंने आपको इतना ही बताया था। अब हम चलते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है। भैया आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि इलास्टिसिटी क्या होता है। देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है। ये हमारा कोई बॉडी था,
इसमें हमने फोर्स लगाया, इसमें हमने फोर्स लगाया। जब हमने फोर्स लगाया तो इसका जो शेप एंड साइज है वो चेंज हो गया। सपोज करो कि वो बॉडी ऐसा हो गया, ठीक है, बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होके ऐसा हो गया। पहले कैसा था, पहले कैसा था, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। पहले बॉडी आपका ऐसा, तो ये तो क्लियर है, चूँकि डिफॉर्मेबल बॉडी है तो फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप एंड साइज चेंज होगा। अब क्या हुआ, जब हम फोर्स को हटा दें, जब हम इस फोर्स को क्या करें, हटा दें, जब हम इस फोर्स को हटा दें, जब हम इस फोर्स को हटा देंगे तो बॉडी क्या करेगा, अपना जो ओरिजिनल शेप था, अपना जो ओरिजिनल शेप था ये वाला, उसको क्या कर देगा, उसको रिगेन कर लेगा। जब बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, जब बॉडी से हम लोग फोर्स को हटा देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, इस शेप में आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी बेसिकली होता है अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन मतलब उसके शेप एंड साइज में चेंज होगा। लेकिन जैसे ही हम उस बॉडी पर से फोर्स हटा दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। जैसे रबर होता है, रबर को हम लोग क्या करते हैं, जब खींचते हैं तो वो क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस फोर्स को हटा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रबर अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाता है। तो रबर हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, रबर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक मटेरियल। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया तो उसके शेप एंड साइज में चेंज होगा। अब अगर फोर्स हटाने पे वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए तो वैसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहेंगे, और वैसे मटेरियल के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो बहुतों बार रिपीट कर दिया मैंने, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब इलास्टिक का ही दूसरा भाई है प्लास्टिक। तो इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी का भाई है। तो भाई है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, सपोज करो ये हमारा बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा देने के बाद इस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हुआ। ये बॉडी हमारा बन गया ऐसा, ये बॉडी हमारा बन गया ऐसा, ब्लैक वाला हो गया शेप एंड साइज इसका। अब हमको क्या किया, हमको मन किया कि इस फोर्स को हटा दें, हमने इस फोर्स को हटा दिया। फोर्स हटाने के बाद भी जो बॉडी का शेप रहे वो कैसा रहे, इस ब्लैक की तरह रह जाए, ना कि ब्लू वाला हो जाए, फिर से ओरिजिनल शेप पे नहीं आए। तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी। जबकि इलास्टिक में क्या होता था, फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता था। तो प्लास्टिसिटी क्या हुआ, प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर फोर्स लगाएं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उसके शेप एंड साइज में चेंज होता है, और फोर्स हटाने के बाद भी डिफॉर्मेशन जस का तस बना रहता है, वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आता है। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी, और जिस बॉडी में ऐसा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो इलास्टिसिटी का ही उल्टा है, तो ईजी है समझना। अब हम लोग को समझना है स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस समझने के पहले हम लोग प्रेशर को एक बार देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा होता है फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस भी बाबू हमारा होता है, मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, स्ट्रेस भी हमारा होता है फोर्स बाई एरिया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर, अगर प्रेशर भी होता है फोर्स बाई एरिया और स्ट्रेस भी होता है फोर्स बाई एरिया,
तो हम लोग इसको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, अलग अलग क्यों कहते हैं, तो अभी मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसको मैं मिटाता हूँ। सपोज करिए कि ये हमारा कोई बॉडी है। इस बॉडी पे हम लोगों ने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया है। जो फोर्स हमने अप्लाई किया उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ से समझिए। इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं एक्सटर्नल। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फोर्स। जब इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो इस बॉडी का कोई भी सेक्शन आप देख लो, चाहे ये सेक्शन देख लो, ये सेक्शन देख लो, कोई भी सेक्शन देख लो, इस एक्सटर्नल फोर्स F को रेसिस्ट करने के लिए एक इंटरनल फोर्स लगता है, एक इंटरनल फोर्स लगता है। सपोज करो इस सेक्शन को मैं हटा देता हूँ, सपोज करो इस सेक्शन को मैं हटा देता हूँ। इस सेक्शन पे हमारा इंटरनल फोर्स कितना लगेगा, इस सेक्शन पे हमारा इंटरनल फोर्स F लगेगा। अब ये F क्या हो गया, ये फोर्स हो गया इंटरनल फोर्स। दोनों का वैल्यू बराबर है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हम लगा रहे हैं, जबकि ये जो इंटरनल फोर्स है वो उस मटेरियल का रेसिस्टेंस है। तो यही अंतर। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में। इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स समझ में आ गया। अब आराम से आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ देखो, अब ये प्रेशर जो हमारा होता है, प्रेशर ये हमारा होता है फोर्स बाई एरिया तो होता है, लेकिन कौन सा फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स बाई एरिया। जबकि हमारा जो स्ट्रेस होता है ये हमारा होता है इंटरनल फोर्स बाई। तो अभी से दोनों के बीच में डिफरेंस आप याद रखना। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा होता है एक्सटर्नल फोर्स बाई एरिया, जबकि स्ट्रेस क्या होता है इंटरनल फोर्स बाई एरिया। अब स्ट्रेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो हमारा आया स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होता है, सपोज करो ये हमारा कोई बॉडी है जिसका की लंबाई है L। इस पे हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगा देने के बाद इसका जो लंबाई हुआ वो चेंज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ये जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, ये हुआ डेल्टा L। अब स्ट्रेन हमारा क्या होता है, स्ट्रेन हमारा होता है चेंज इन लेंथ। कितना लंबाई में चेंज हो गया फोर्स लगाने के वजह से, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल कितना लेंथ था, ओरिजिनल। पीछे मैंने जो फ़ोटो बनाया है उसके हिसाब से चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से चेंज इन लेंथ जो हम लोग को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डेल्टा L, जबकि ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ है L। तो स्ट्रेन क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो फाइनली स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेन का कहानी। अब हम लोग पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स का नियम क्या है,
हुक्स लॉ ये बोलता है विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये टर्म याद रखना, मैं बताऊंगा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये बोलता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो हमारा स्ट्रेस क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रेस हो जाता है इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, ई इंटू स्ट्रेन। अब ये ई क्या है ये समझना ज़रूरी है, ये ई क्या है तो इसको समझ लेते हैं। तो हमारा स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस हमारा हो गया ई इंटू स्ट्रेन। ई हमारा क्या हो गया, ई हमारा हो गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। और इसी ई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी ई को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। तो आपसे कोई पूछ देगा कि भैया मुझे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ, तो बता दोगे ना, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस क्या हो जाता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो ये हमारा कहानी था हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन आ जाएगा। अब ई का जो वैल्यू होता है वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, और ई को ही हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को ही हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा हम लोग देखते हैं, यंग्स मॉडुलस तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रेशर। स्ट्रेस के जगह यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया, प्रेशर आ गया, डिवाइडेड बाई स्ट्रेन तो आएगा, लेकिन यहाँ पे कैसा स्ट्रेन आ जाता है, तो इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ अलग कलर से। यहाँ पे हम लोग का आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ दे तो आप क्या बोल दोगे, याद रखना काफ़ी बार आता है इस पे एग्जाम में क्वेश्चन, प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का है पॉइजन्स रेशियो। अगला हम लोग का है पॉइजन्स रेशियो। ये पॉइजन्स रेशियो क्या होता है इसको भी समझ, देखो इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर किसी भी चीज़ के लंबाई, अगर किसी भी चीज़ का लंबाई बढ़ता है तो उसका क्या होता है, चौड़ाई घटता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर मानो मैंने फोर्स लगाया तो इसका लंबाई क्या हुआ, बढ़ गया। ये लंबाई जो ब्लू कलर का है ये मैं आपका दिखाता हूँ कि लंबाई इसका बढ़ गया। अब अगर इसका लंबाई बढ़ जाएगा तो इसका चौड़ाई क्या होगा, आप बोलोगे कि सर इसका चौड़ाई घट जाएगा। इसका चौड़ाई क्या होगा, घट जाएगा। तो पॉइजन्स रेशियो आपका क्या होता है ये देख लेते हैं। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो ये हमारा होता है माइनस लैटरल स्ट्रेन, माइनस लैटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगला क्वेश्चन आपका होगा कि सर लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, तो लैटरल स्ट्रेन समझने के पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ लो। लंबाई में जो बदलाव हुआ, लेंथ में जो बदलाव हुआ वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल। लैटरल क्या हो गया, चौड़ाई में जो बदलाव हुआ वो आपका हो गया लैटरल। तो इसीलिए हमारा पॉइजन्स रेशियो क्या होता है,
माइनस लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि लंबाई में जब चेंज होता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल, चौड़ाई में जब होता है तो लेटरल। अब लंबाई में अगर चेंज हुआ, लंबाई अगर बढ़ा तो हमारा चौड़ाई क्या होगा, घट जाएगा ना, तो इसीलिए माइनस साइन लगा। ठीक है। अब अगला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस कर्व को आप क्या करो, कॉपी में बना लो। जो ए पॉइंट है आपका वो क्या है, वो आपका है प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब यहाँ तक अगर आप फोर्स लगाते हो तो आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन के। बी में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन यहाँ भी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। सी आपका क्या है, सी है आपका अपर यील्डिंग पॉइंट। यहाँ से आपका यील्ड मतलब मटेरियल का जो साइज है वो चेंज होना चालू हुआ। डी आपका क्या है, डी आपका है लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है। एफ क्या है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और जी क्या है फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस फोटो को बना लेना और ये पॉइंट ध्यान में रखना। अगला हमारा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला याद रखना है। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस मतलब जितना प्रैक्टिकली पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम लोग प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर का मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ, मतलब भी समझा चुका हूँ। क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स बाई एरिया। एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का, तो पी से प्रेशर और पी से पास्कल। तो पास्कल होता है एसआई यूनिट। एक पास्कल कितने के बराबर होता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर फोर्स बाई एरिया ही होता है ना। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो पास्कल हमारा किसके बराबर होता है, यहाँ मैं फ्रेश से लिख देता हूँ। पास्कल कुछ नहीं है, पास्कल हमारा है फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये है हमारा एसआई यूनिट ऑफ पास्कल। सीजीएस यूनिट कोई पूछ दे तो अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। सीजीएस यूनिट न्यूटन का क्या होता था, डाइन। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर आप देखा करो। और मीटर का क्या होता था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सीजीएस यूनिट हो गया। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, एसआई यूनिट इज इक्वल टू पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मास बाई वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितना पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद रखिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हमारा होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं उस सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल्स लॉ के बारे में ये देख लीजिए, ये क्या कहता है,
It states that if gravity force is neglected, then the pressure at every point of liquid in equilibrium of rest is same. ये क्या कहता है? सपोज करो ये मेरा क्या है, बाल्टी है, बकेट, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ये बोलता है कि भैया इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब इस बाल्टी के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सेम होगा। पास्कल लॉ यही कहता है कि इफ़ ग्रेविटी फोर्स इज नेग्लेक्टेड, अगर ग्रेविटी फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, देन द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। अगर रेस्ट में है लिक्विड तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो लगेगा वो सेम लगेगा। यही कहता है आपका पास्कल लॉ। तो ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका अगर एप्लीकेशन पार्ट देखें तो क्या है हमारा एप्लीकेशन पार्ट है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारा पिस्टन है। मानो इसका एरिया स्मॉल ए है, इधर अगर फोर्स लगाएंगे तो इधर वाला उठ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्क ब्रेक। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आप देख लेना, आसानी से बना सकते हो। अगला हम लोग का है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। द गैसियस इनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है। हमारे ऊपर जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसा प्रेशर जो कि हमारा एटमॉस्फेयर लगाता हो उसको क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते किससे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते किससे हैं, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम लोग नापते हैं या मापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है। तीसरा पॉइंट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन सी लेवल इज 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला हम लोग यहाँ देख लेते हैं सिंपल बैरोमीटर। तो सिंपल बैरोमीटर इटालियन से साइंटिस्ट टोरिसेली के नाम पे है। टोरिसेली का यहाँ पे एक फ़ोटो बनाया हुआ है, ये आप फ़ोटो बस याद रख लेना। ये बोलता है PA बराबर PC होगा। तो PV हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू मरकरी। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम है, तो PA बराबर PV बराबर PC, तो PA बराबर PV। 14th बैरोमीटर के बारे में आपको कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है। तो ये हमारा है एडवांस लेवल ऑफ सिंपल बैरोमीटर। इन द बैरोमीटर 2 स्केल्स आर इंसर्टेड, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स एक्यूरेट वैल्यू एंड दिस इंस्ट्रूमेंट है 0 एरर। तो 14th बैरोमीटर क्या देता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है और इसका 0 एरर भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें। अगला ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो क्या है, यहाँ से ओपन है। अगला द टोटल और एक्चुअल प्रेशर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। जो टोटल या एक्चुअल प्रेशर जो लगता है किसी भी पॉइंट पर उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं या एक्चुअल प्रेशर बोलते हैं। तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेशर एट ए पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर आपका क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। एक बार मैं लिख देता हूँ गेज प्रेशर के बारे में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, हम लोग अगले क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। तो आई होप कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।